नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पूरे देश में फैले एलपीजी संकट की। देखिए, ये सिर्फ एक सप्लाई की कमी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर घर, हर रसोई और हर आम नागरिक की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संकट आया क्यों और कैसे। ये संकट सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानियां हैं। पंजाब के भूषण कुमार मित्तल जैसे आम लोगों की कहानियां। उनकी ये दुखद कहानी हमें इस किल्लत की असली मानवीय कीमत याद दिलाती है, जहां एक बुनियादी जरूरत की तलाश में किसी की जान तक चली जाए। और ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। दिल्ली, पुणे, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में हर तरफ यही निराशा और हताशा का मंजर है। गैस सिलेंडरों के लिए मीलों लंबी लाइनें लगना अब आम बात हो गई है। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं और कई बार तो इतने बेबस हो जाते हैं कि एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रकों के सामने ही लेट रहे हैं। और देखिए, जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो एक नया अवैध बाजार खड़ा हो जाता है। काला बाजारी में सिलेंडरों की कीमतें 6 गुना तक बढ़ गई हैं। सोचिए, दिल्ली में जो घरेलू सिलेंडर लगभग 900 रुपए का मिलना चाहिए, वो 3000 रुपए तक में बिक रहा है। ये आम आदमी की जेब पर कितना बड़ा बोझ है। और बात सिर्फ घरों की रसोई तक ही नहीं रुकी है। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों में लगभग 20 से 30% रेस्टोरेंट अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। इसका मतलब है हजारों लोगों की नौकरियां गईं और लोकल बिजनेस ठप हो गए। अच्छा, तो अब इस संकट को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक वो जो हमें सरकार बता रही है, और दूसरी वो हकीकत जिसे लोग हर रोज जी रहे हैं। एक तरफ सरकार लगातार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, और ये सब लोगों के पैनिक में खरीदारी करने की वजह से हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के ही काम कुछ और कहानी बता रहे हैं। सिलेंडर बुकिंग के बीच का गैप बढ़ा दिया गया है, कमर्शियल इस्तेमाल पर कटौती कर दी गई है, और तो और दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। तो ये एक बहुत सीधा और ज़रूरी सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर सप्लाई में सच में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये राशनिंग जैसे सख्त कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? शायद इसी विरोधाभास में असली कहानी छिपी है। तो फिर इस देशव्यापी किल्लत की असली वजह क्या है? इसका जवाब शायद हजारों मील दूर पानी के एक तंग रास्ते में छिपा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत की एलपीजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 60%, बाहर से मंगवाता है। मतलब हम इंपोर्ट करते हैं। ये भारी निर्भरता हमें ग्लोबल सप्लाई में होने वाली किसी भी गड़बड़ी के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये है कि हमारे इस 60% इम्पोर्ट का भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, जिसे हाल ही में एक क्षेत्रीय तनाव के कारण बंद कर दिया गया, और बस हमारी सप्लाई लाइन लगभग ठप पड़ गई। इससे ये गंभीर सवाल उठता है, क्या ये संकट अचानक आई एक दुर्घटना थी, या ये उन रणनीतिक चूकों का नतीजा था जिनका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था और जिन्हें शायद टाला भी जा सकता था? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबूत तो यही इशारा करते हैं कि खतरे की घंटी बहुत पहले से बज रही थी। जनवरी से ही तनाव और रास्ते के बंद होने की चेतावनियां मिल रही थीं, लेकिन सप्लाई के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने की तैयारी नहीं की गई। जब रास्ता बंद हो गया, तब भी एक्शन लेने में देरी हुई, और पहला कदम तो ये था कि माना ही नहीं गया कि कोई प्रॉब्लम है। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। सोचिए, 140 करोड़ लोगों के देश के पास 2 दिन से भी कम का एलपीजी रिजर्व है। मतलब कोई बफर नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। हमारी पूरी सप्लाई लाइन लगभग रियल टाइम इंपोर्ट पर चलती है, जो इसे बहुत ही नाजुक बना देती है। तो यहाँ से आगे का रास्ता कैसा दिखता है? आइए देखते हैं कि इस संकट से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है और आगे क्या होने की उम्मीद है। फिलहाल 3 मुख्य रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी फौरन राहत की गारंटी नहीं देता। दूसरे रास्तों से जो इमरजेंसी सप्लाई भेजी गई हैं, वो हमारी एक दिन की ज़रूरत भी मुश्किल से पूरी करती है। एक यथार्थवादी अंदाज़ा ये है कि ये किल्लत कम से कम 4 से 8 हफ्ते और चलेगी। इस बीच कुछ व्यवहारिक चीजें हैं जो आम लोग इस स्थिति से निपटने के लिए कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो इंडक्शन कुकर या पीएनजी जैसे विकल्प अपना सकते हैं। कालाबाजारी की रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ये एक अपराध है जो सबकी मुश्किल बढ़ाता है। और सबसे जरूरी बात, घबराहट में खरीदारी और जमाखोरी ना करें, क्योंकि इससे हालात और बिगड़ते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ये जो समाधान है, ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
और जिनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। तो इस संकट की सबसे बड़ी और दुखद त्रासदी क्या है? वो है बरसों की मेहनत पर पानी फिरना। जिन ग्रामीण महिलाओं को सालों बाद मिट्टी के चूल्हे के जहरीले धुएं से आज़ादी मिली थी, वो अब वापस उसी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। असल में इस रणनीतिक चूक की सबसे बड़ी कीमत वही और उनके बच्चे चुका रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ एक गैस का संकट है या ये शासन की एक गहरी प्रणालीगत समस्या को दिखाता है? एक ऐसी व्यवस्था जो अपने लोगों को एक ऐसी आपदा से बचाने के लिए तैयार नहीं थी जिसका अंदाजा पहले से था। इस पर जरूर सोचिएगा।